बाजार बोलता है। आज एफआईज डीआईज का डेटा एक बार फिर देखते हैं और एफआईज ने कल तो मैसिव सेलिंग की है और डीआईज ने मैसिव बाइंग की है, लेकिन पता नहीं डीआईज की बाइंग किस पॉकेट में जा रही है, कहाँ जा रही है, ये समझ नहीं आ रहा। 7640 करोड़ रुपए की उन्होंने बाइंग की है और एफआईज ने 7171 करोड़ की सेलिंग की है। तो नेट में तो इंस्टीट्यूशंस की करीब 500 करोड़ की बाइंग हो गई, लेकिन कल मार्केट को देखकर ऐसा लगा नहीं कि कोई भी पॉकेट बाय साइड दिखा रही थी। देखते हैं कि मार्केट में ग्लोबल मार्केट क्या रुख दिखा रहे हैं। तो ग्लोबल मार्केट्स में एक बार नज़र डालें तो डाउ जोन्स कल वहाँ से तो सिग्नल मिले नहीं क्योंकि वहाँ पर मार्केट की छुट्टी थी, लेकिन उसके बाद हम एशियन मार्केट्स पर नज़र डालें तो एशियन मार्केट्स एक बार आई वुड रिक्वेस्ट माय पीसीआर टीम कि जो ग्लोबल इंडिसेस हैं उनको दिखाएं। तो ग्लोबल इंडिसेस में कल यूएस मार्केट से तो कोई संकेत नहीं मिले, लेकिन यहाँ पर शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी यहाँ पर रेड मार्क बना हुआ है करीब आधे से 1% का। साथ ही एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के सत्र में स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और कौन से काउंटर हैं जो कि वीकनेस दिखा रहे हैं। तो टॉप गेनर्स की लिस्ट देख लेते हैं। आज कौन से शेयर हैं जो कि अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस गिरे हुए बाजार में। तो आईटीआई एक बार फिर बाउंस बैक करता हुआ 2 दिन पिटा और फिर आज एक बार बाउंस बैक। तो बड़ा अजीब सा चल रहा है ये शेयर, लेकिन स्ट्रेंथ है कुल मिलाकर ये कह सकते हैं। 5.5% ऊपर है। टीसीएस ऑफकोर्स यहाँ पर अच्छे नतीजे तो ठीक थे, लेकिन कमेंट्री ज़्यादा अच्छी थी जिसकी वजह से काउंटर चला है। जीएमएम फॉडलर करीब 3% ऊपर है। एम्बर एंटरप्राइज करीब 2.5%, एलटीआईएम करीब 2.5%। तो ये सारे ही काउंटर आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज ज़्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं। मार्केट में वीक तो ज़्यादातर सारे ही शेयर हैं। वीआर हाईटेक ये करीब 9% नीचे है। AWL आज इसमें जो स्टेक बेचने की बात है वो करीब 275 के आसपास है, जिसकी वजह से ये डिस्काउंट में आ गया काउंटर 9%। स्पंदना करीब 7.5% नीचे है। टाटा एलेक्साई रिजल्ट्स का इम्पैक्ट इस काउंटर पर भी देखने के लिए मिला है, करीब 7.25% नीचे है। पीपीएल फार्मा 6% नीचे है। तो ये कुछ एक काउंटर हैं जो कि आज के सत्र में थोड़ी ज़्यादा वीकनेस दिखा रहे हैं। लेकिन आज का जो विनर या लूज़र हम कह सकते हैं वो टीसीएस और टाटा एलेक्सी। टाटा के 2 शेयर टीसीएस वर्सेस टाटा एलेक्साई, इन दोनों की ही स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अंशुल जी, टीसीएस के रिजल्ट्स तो ठीक ही आए थे, कोई ज़्यादा उसमें ऐसा नहीं था कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन को उसने बीट कर दिया था, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री कुछ इस तरह की आ गई जिसने सारा खेल पलट दिया। उन्होंने कहा कि जो स्पेंडिंग है वो अच्छी आ रही है क्लाइंट्स की, और आने वाला समय जितना उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वो उनको ठीक लग रहा है। एक बार मैं रिजल्ट्स देख लेता हूँ टीसीएस के जो Q-on-Q रिजल्ट्स आए हैं। उसमें देखें तो रेवेन्यू तो इनफैक्ट 0.4% डाउन आया। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि रेवेन्यू में करीब आधा से 1% की बढ़त देखने के लिए मिलेगी। प्रॉफिट हमारी एक्सपेक्टेशन थी करीब 6% बढ़ेगा, लेकिन 4% ही बढ़ा। तो इन लाइन कह सकते हैं, स्लाइटली बिलो एस्टिमेट्स ही कह सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके मैनेजमेंट की कमेंट्री जिस पर अक्सर खेल रहता है वो बिल्कुल सटीक थी, जो कि मार्केट को पसंद आई। एबिट मार्जिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस पर ही आए थे, जो कि 25-25.5% के आसपास मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था। 40 बेसिस पॉइंट उनके एबिट मार्जिन बढ़े हैं, करीब 25.1 से 25.5% रहे हैं। अदर इनकम हमने बताया ही था कि कल भी की अदर इनकम बढ़कर आएगी, जिसकी वजह से प्रॉफिट में थोड़ा जंप देखने के लिए मिलेगा और वो अदर इनकम बढ़ती हुई भी दिखाई दी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि टीसीएस के नतीजों से ज़्यादा उनकी कमेंट्री ने ही खेल किया है। अंशुल जी, अब क्या रेजिस्टेंस बनता है टीसीएस में नेक्स्ट? सर टीसीएस में देखिए वर्टिकल रिकवरी आई है। कल लोएस्ट पॉइंट पे क्लोज हुआ था, आज हाई के ऊपर गैप अप ओपन हुआ है, तो जिसको हम किकर पैटर्न कहते हैं उसकी फॉर्मेशन है। 50 डे मूविंग एवरेज पे फिलहाल आके स्ट्रगल कर रहा है। अगर डिसाइसिवली इसको निकाल देता है तो सीधा सीधा 4500 रुपए तक का टारगेट बनता हुआ दिखेगा। बट इससे अच्छा चार्ट मेरे को इन्फोसिस का लग रहा है, तो आउट ऑफ द टू मुझे बेट करना होगा। मैं इन्फोसिस पे बेट करूंगा क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चरली करेक्शन भी कम था और आज जो रिकवरी आई है वो भी ज्यादा अच्छी दिख रही है। तो आउट ऑफ द टू मेरे को इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट टीसीएस भी अगर ये सस्टेन कर लेता है 4230 की रेंज 50 डे मूविंग एवरेज की, तो ऊपर में 4500 तक ये स्टॉक आराम से आ सकता है। जी, तो 4500। और आज ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस के एक बार टारगेट भी देख लेते हैं जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट टीसीएस के पक्ष में ही आई हैं
और सभी ने मैनेजमेंट की कमेंट्री को हाथों हाथ लिया और कुछ एक अपग्रेड्स भी देखने के लिए मिले हैं टीसीएस में। तो ये एक बड़ा गेम चेंजर बना टीसीएस के नतीजों के लिए। एक बार देख लेंगे अगर मेरी पीसीआर टीम दिखा सके इन सभी रिजल्ट्स को, जो ब्रोकरेज हाउसेस के, रिसर्च हाउसेस के अपग्रेड्स हैं उनको। बाकी मैं वैसे पढ़ देता हूँ कि किस तरह के जो ब्रोकरेज हाउसेस के अपडेट रहे हैं वो क्या रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे अपग्रेड्स में यही बात आई है कि 4500 से 5000 रुपये तक के टारगेट्स हैं। इसमें देखें नोमुरा का टारगेट है, उन्होंने तो न्यूट्रल दिया है, चलिए ठीक है, 4050 से 4020 किया है। लेकिन जो मेन आए हैं वो आए हैं CLSA के, जिन्होंने 4251 से बढ़ाकर अपने इसका टारगेट 4546 रुपये कर दिया है। नुवामा ने 5100 से बढ़ाकर टारगेट 5200 कर दिया है टीसीएस का। तो टीसीएस के रिजल्ट्स तो काफ़ी मतलब उनको पॉजिटिव ही लग रहे हैं। और नोमुरा ने बिल्कुल फ्लैट रखा है। मॉर्गन स्टैनले ने इनका टारगेट रेटिंग ओवरवेट रखी है और टारगेट 4660 रुपये का दिया है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी एक रिपोर्ट। और साथ ही टीसीएस पर HSBC की जो राय है वो 4540 रुपये के टारगेट के लिए है। तो ये काफ़ी कुछ लक्ष्य हैं जो कि ज़्यादातर जो विदेशी ब्रोकरेज हाउसेज हैं उन्होंने ऑन द पॉजिटिव साइड दिए हैं। तो अगला रिजल्ट देखते हैं टाटा एलेक्साई, जहाँ पर कि हमने देखा कि नतीजे खराब तो दिखे लेकिन इतने खराब नहीं थे जितना कि पनिशमेंट मिल गया। टाटा एलेक्साई के रिजल्ट्स एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू में करीब 1.6% का डिक्लाइन, प्रॉफिट में 13% का डिक्लाइन देखने के लिए मिला है। लेकिन इस प्रॉफिट के डिक्लाइन के पीछे एक वजह है, वो है कि कंपनी की जो अदर इनकम है जो कि कभी कभी आती है, वो उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा था। 24 करोड़ रुपए अदर इनकम इनकी कम आई है, 64 करोड़ से घट के 40 करोड़ रुपए की अदर इनकम रही है इनकी। और अदर एक्सपेंस जो थे इनके वो 114 करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ आए हैं, जो कि कभी कभी बढ़ जाते हैं, सीजनल होते हैं, कई बार बढ़ जाते हैं अदर एक्सपेंस। तो 7 करोड़ तो अदर एक्सपेंस बढ़ गए और 24 करोड़ अदर इनकम घट गई, जिसकी वजह से इनका करीब 31 करोड़ रुपए का करीब प्रॉफिट जो है उस पर इम्पैक्ट आया। और वही 31 करोड़ लगभग इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में दिख रहे हैं कि प्रॉफिट कम आया है। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर आपका रेवेन्यू लेकिन घट रहा है और पर मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक थी, इनकी भी कोई ख़राब नहीं थी, लेकिन काउंटर काफ़ी पीट दिया आज। अंशुल जी कैसे देखें टाटा एलेक्साई, यहाँ पर कोई सपोर्ट वपोर्ट दिख रहा है या काउंटर अभी और पिटेगा? टाटा एलेक्साई का चार्ट बहुत बेहतरीन है। ये पिछले 28 महीने या 122 हफ्ते से एक बेस बना रहा है जिसका अपर एंड 9110 है। वहां से थर्ड टाइम रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है। बेस का लोअर एंड 5610 रुपए है। ये लेवल टेस्ट करने के लिए आ रहा है। रिजल्ट थोड़े से खराब आए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एग्रेसिवली आ गया, नहीं धीरे धीरे करके 3-4 महीने में आता है। अब 5600 रुपये मोस्ट लाइकली ये प्रोटेक्ट होगा क्योंकि 122 हफ्ते का बेस है। तो 5600 के आसपास किसी को भी अगर खरीदना है तो बॉटम फिशिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। वहां से वापस से 9100 का अपरेंट टेस्ट करेगा और फिर जब ब्रेकआउट आएगा तो 12 से 14 हजार रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। तो लार्ज कैप स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स अराउंड बेस लो करना चाहिए। लास्ट टाइम आपको याद होगा इन्फोसिस में हमने किया था, LNT में हमने किया था, एशियन पेंट्स में हम करा रहे हैं। तो टाटा एलेक्सी भी उसी में है कि बेस के लोअर एंड पे बाय ऑन डिप्स आपको करना चाहिए। रिस्क 300-400 रुपए की रहेगी, लेकिन अगर चला तो 5600 से सीधा 9100 का पहला टारगेट देगा और फिर ब्रेकआउट पे एक्सटेंशन टारगेट्स मिलेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल हो जाएगा अगर आप 5600 के आसपास खरीदते हैं। फिलहाल 5600 रुपये आते हुए दिख रहा है। बिल्कुल, फ़िलहाल तो नीचे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म काउंटर यहाँ से जाता हुआ भी बहुत तेज़ दिख रहा है। तो ऑलमोस्ट 50% अपसाइड अंशुल जी ने बता दिया काउंटर पर रहेगा। नेक्स्ट रिजल्ट सर, इरेडा, यहाँ पर अगर देखें तो रेवेन्यूज़ बढ़िया देखने के लिए मिले, प्रॉफिट भी अच्छा देखने के लिए मिला, लेकिन काउंटर की पिटाई हो गई क्योंकि NIMs और थोड़ा सा NPAs वगैरह को लेकर कंसर्न स्ट्रीट दिखा रहा है। कैसे देखें सर इरेडा को? देखिए एडा के म्यूटेड रिजल्ट है। रिजल्ट तो मेरे को अच्छे लगे, जितना मोटा मोटा मैंने पढ़ा था, बट जैसा नेट इंटरेस्ट इनकम वगैरह आप बता रहे हैं कि हल्की 19 आई है, बट चार्ट पैटर्न में ऐसा कोई डेंट नहीं आया है। ऊपर धीरे धीरे करके हो सकता है 2-4 हफ्ते लगाए, बट धीरे धीरे करके ये स्टॉक 230-240 की रेंज निकालेगा और 310 का जो ऑल टाइम आई है उसकी तरफ बढ़ जाएगा। तो अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो डिप्स पे कहीं भी 190-200 की रेंज में बाई कीजिए, या फिर 230-240 की रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर बाई कीजिए।
तीनों केस में आपका टारगेट, पहला टारगेट 310 रुपए का ऑल टाइम हाई है, और ओवरऑल 1.5 साल में ये स्टॉक 400 रुपए आराम से जा सकता है। अगेन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, फैमिली से लेके जितने भी हमारे क्लाइंट्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं 1.5 से 3 साल के लिए, सबके पोर्टफोलियो में स्टॉक 190-200 की रेंज में बाई करके रखा हुआ है। जी बिल्कुल। इनके जो मैं देख रहा था कि मेरी बात हो रही थी तो संदीप जी से आज सुबह मॉर्निंग में ही, तो वो बता रहे थे कि इसके एनपीएस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इसके एनपीएस देख रहा हूँ तो वाई ओ वाई बेसिस पर तो इनके एनपीएस इनफैक्ट घटे ही हैं। क्यू ऑन क्यू पर देखना होगा कि एनपीएस में क्या प्रॉब्लम आई है, क्योंकि काउंटर पर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं आया। जो कि जिस तरह के रिज़ल्ट आए थे उस हिसाब से रिज़ल्ट पर रिएक्शन आना चाहिए था, वो रिएक्शन मिला नहीं। अंशुल जी, ये मिड कैप स्मॉल कैप की प्रॉब्लम है क्या? कि मिड कैप स्मॉल कैप में मैं देख रहा था 7 तारीख को जीएम ब्रेवरीज के भी रिजल्ट्स आए थे, वो ठीक थे, ख़राब नहीं थे, लेकिन पनिशमेंट उसको ऐसा मिला कि वो 850 से 750 आ गया। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मिड कैप का आपके पास टैग लगा हुआ है इसलिए आपकी पिटाई होगी, आप अच्छे रिजल्ट देंगे तो कम पिटाई होगी, ख़राब नतीजे देंगे तो ज़्यादा पिटाई होगी, पिटाई करनी है आपकी? सर देखिए, 4 महीने से मैं बार बार ये कहते आ रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल नहीं है यहाँ पे। बहुत सारे ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं, और जहाँ पे रिजल्ट्स ठीक आ रहे हैं वहां पे भी रिएक्शन जैसा होना चाहिए वैसा बन नहीं रहा है। कितने रिजल्ट हमने डिस्कस किए जहाँ ट्रिपल डिजिट ईपीएस ग्रोथ दी है स्टॉक्स ने, लेकिन मार्केट ने रिएक्शन ही नहीं दिया, मतलब 2-5% का भी रिएक्शन नहीं दिया है। तो ये माहौल ही खराब है, और ये अभी भी सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। अगले मार्च तक तो मेरे को सुधरता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं जनरली मार्केट को मार्केट ब्रेथ पे ट्रैक करता हूँ। मैं 1 मिनट में आपको रीडिंग भी उसकी पूरी दिखा देता हूँ। मार्केट ब्रेथ अगर डेली बेसिस पे देखें, कल के सेशन में अगर आप खाली देखें तो 541 ऐसे स्टॉक हैं जो नेट बेसिस पे गिर के बंद हुए हैं। अगर 52 वीक हाई लो देखें तो 102 स्टॉक ने नेट बेसिस पे नया 52 वीक लो बनाया है। 4.5% जनरली, क्योंकि 5% की सर्किट लिमिट है हमारे मार्केट में, तो 4.5% गिरने वाले स्टॉक पिछले 5-6 दिन में अगर आप देखें तो 3-4 बार ऐसा हुआ है कि 400 के ऊपर गए हैं। ओवरऑल आज की स्थिति देखें तो 39.3% स्टॉक कल की क्लोजिंग तक ऐसे थे जिनकी आरएसआई एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में, मतलब 30 के नीचे है। और ये सिलसिला अभी केवल कल का नहीं है। 18 दिसंबर से आप देखें तो एवरेजन 24% स्टॉक में मार्केट को ओवरसोल्ड मान लेते हैं। एवरेज जो है 43% स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी आरएसआई 18 दिसंबर से ओवरसोल्ड लेवल्स पे चल रही है। यानी ग्रॉसली आप देखें तो मार्केट बहुत ज्यादा पिटा हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सट्रीम डाउन मूव्स हैं 3 महीने से। मैं इसलिए ये मार्केट ब्रेथ देखते ही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अभी मिड कैप स्मॉल कैप से आप बिल्कुल दूर रहिए, और अगले मार्च तक, होली तक तो मेरे को ये चीजें सुधरती हुई नहीं दिख रही हैं, क्योंकि अभी रिपेयरिंग में ही 2-3 महीना निकल जाएगा। उसके बाद कहीं जाके आरएसआई वाला जो माहौल सुधरेगा, फिर 4.5% अप वाला माहौल सुधरेगा, नेट 5 डेज अप डाउन वाला जो माहौल है वो सुधरेगा, तब जाके कहीं अप ट्रेंड आएगा। तो इस पूरे चीजों को बिगड़ने में भी 4 महीना लगा है, बॉटम आउट होते होते 2-3 महीना लग जाएगा, उसके बाद कहीं अप ट्रेंड आएगा। तो वो अभी डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म लग रहा है। यहाँ से अगर बेसिंग आउट भी बनता है तो 2-2.5 महीने तो चाहिए चीजों को रिपेयर होने में। तो अगेन वही 2-2.5 महीने पकड़े तो होली निकल जाएगी। होली के बाद कहीं जाके मिड कैप स्मॉल कैप का माहौल लौटेगा, अगर चीजें सुधरी तो। नहीं सुधरी तो फिर और समय लगेगा। जी अंशुल जी, वैसे निफ्टी ने आपका जो एक क्रूशल लेवल था 23,450 वो पार कर दिया सर। अब 61 पॉइंट ही नीचे रह गया निफ्टी, और निफ्टी अब स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और बैंक निफ्टी 49,000 के ऊपर आ गया है। अभी निफ्टी में बाय करें या बैंक निफ्टी में? सर निफ्टी में शो चलते शो में हमने बाई दिया था, वहां से 40 रुपए ऊपर प्रॉफिट बुक भी करा दिया है, बट 23,600 हमको लग रहा है कि फ्यूचर्स पे आ जाएगा निफ्टी फ्यूचर पे, यानी यहाँ से 60 पॉइंट की और अपसाइड बची है। बैंक निफ्टी अभी भी वीवैप के नीचे है, तो जैसे ही ये बैंक निफ्टी वीवैप के ऊपर आएगा, फ्यूचर्स पे 49,300 का लेवल है, जैसे ही 49,300 के ऊपर आता है आप बैंक निफ्टी बाई कर लीजिए, आपको 300-400 पॉइंट की मूव फटाफट मिल जाएगी। तो लेवल्स क्रॉस होने का वेट कीजिए। निफ्टी पे क्रॉस हो गया है, वो 23,600 फ्यूचर्स पे दिख रही है आते हुए। बैंक निफ्टी 49,300 निकलते से हम वापस से बाई इनिशिएट करेंगे। टारगेट करीब करीब 49,600 से 49,700 का रहेगा, बट अगेन वीवैप के ऊपर ही बाई कीजिए।
क्योंकि वीवैप पूरे दिन का आपका एवरेज प्राइस होता है, बायर सेलर्स का एवरेज, हम्म। उसके नीचे जाता गया तो मार्केट वीकनेस रहती है, उसके ऊपर आते ही से मार्केट में तेजी आती है। 49,300 फ्यूचर्स पे जैसे ही निकलेगा बैंक निफ्टी पे, मार्केट में तेजी आ जाएगी। बिल्कुल, मैं इरेडा की अभी बात कर रहा था सर। इरेडा में एक चीज़ है बिल्कुल, जो संदीप जी बिल्कुल ठीक बता रहे थे मुझे, कि इनके जो ग्रॉस एनपीए हैं वो वाई ओ वाई तो घटे हैं और नेट एनपीए भी वाई ओ वाई घटे हैं, लेकिन जो क्यू ऑन क्यू हैं वो बढ़े हैं, इसीलिए काउंटर में आज पिटाई है। आप देखो तो आज मतलब काउंटर अभी तक रिकवर होने की कोशिश इसीलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि सितंबर में जो इनके ग्रॉस एनपीए थे वो 2.19% थे, ये बढ़कर 2.5% हो गए, 2.68% हो गए। और जो नेट एनपीए थे वो 1.04% थे, ये बढ़कर 1.5% हो गए। तो एनपीए बढ़ना थोड़ा सा कंसर्न तो है, और इस चीज़ की काफ़ी मार्केट चिंता भी दिखा रहा था। अब इसी वजह से हो सकता है कि अगर एक दो बैंकों ने और इस तरह के नतीजे दे दिए तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर पेन बढ़ जाएगा। हालांकि 16 तारीख से बैंकों के भी नतीजे शुरू हो जाएंगे। एक्सिस बैंक नतीजों की शुरुआत कर रहा है, एचडीएफसी बैंक उसके नेक्स्ट वीक रिजल्ट देगा। तो 16 तारीख को बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिलायंस, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, जो कि इंडेक्स मूवर हैं, तो उन पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुछ और चीज़ें जो कि मैं फोकस में लेना चाहता हूं, आज जिन कंपनियों के नतीजे हैं अंशुल जी, उसमें एक है सीईएससी। ये काउंटर नतीजे, चूंकि मिड कैप का टैग लगा हुआ है, अभी नतीजे तो आए भी नहीं है, काउंटर की पिटाई कर दी है। सर कैसे देखें सीईएससी को? सर सीएससी में डबल टॉप का पैटर्न है, जिसका कल के सेशन में ब्रेकडाउन आया था। तो टारगेट पहला सपोर्ट जो है 153 पे है, लेकिन डबल टॉप का टारगेट 121 के आसपास आ रहा है। 121 आएगा नहीं ये कहना मुश्किल है। 153.50 जो अभी फिलहाल सपोर्ट है वो तो आ जाएगा, वहां से अगर नहीं सपोर्ट किया, होल्ड नहीं कर पाया, तो फिर 121 122 का लेवल खुल जाएगा। जहां तक मेरे को लग रहा है 153 सपोर्ट होना चाहिए, बट वहां पे प्राइस एक्शन क्या बनेगा उस पर डिसाइड करेंगे। फिलहाल 153 आते हुए दिख रहा है। जी सर, जस्ट डायल ये शेयर एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से, लेकिन आज इसने अपनी स्ट्रेंथ खो दी फाइनली, और रिजल्ट का दिन है। अब 3.25% नीचे है रिजल्ट आने से पहले ही। रिजल्ट्स तो ठीक ठाक एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशन पर आए तो क्या होगा, और रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेशन से थोड़े भी वीक रह गए तो जिस तरह की पिटाई है ये और बढ़ जाएगी, या ये काउंटर अगर एक्सपेक्टेशन पे आ गए तो बाउंस बैक भी उतना ही तेज कर सकता है? सर फिलहाल 1400 रुपए पे टॉप आउट हुआ है, वहां से करेक्शन जो स्टार्ट हुआ है वो 959 का टारगेट लेके स्टार्ट हुआ है। तो अभी पुल बैक के बाद वापस से डाउन मूव आ रही है। एक्सेप्शनली वही अच्छे रिजल्ट दे दिए, गैप अप खुल गया तो अलग बात है, नहीं धीरे धीरे करके 959 तक आ सकता है। वो लेवल में भी प्रोटेक्ट होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो 850 तक आ सकता है। बट ये पूरे ब्रॉडर अप ट्रेंड में शॉर्ट टर्म करेक्शन है, मतलब जो बड़ा अप ट्रेंड जाता है उसमें छोटा सा करेक्शन आना होता है, वो करेक्शन चल रहा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 950 से 850 एक अच्छी बाइंग एक्यूमुलेशन जोन होगी, जहां से आप वापस से नए हाइस के लिए प्ले कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में पेन है, बट लॉन्ग टर्म में ये पेन बहुत फायदे का सौदा है। डिप्स पे आपको अच्छे रेट मिलेंगे बाई करने के लिए। तो 959 आते हुए फिलहाल दिख रहा है। अच्छा, तो 959 आता हुआ दिख रहा है। सब पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक के नाम से पहले कंपनी हुआ करती थी। पीसीबीएल 470 के करीब चल रहा था, सब 390 आ गया, और लगातार इस काउंटर पर गिरावट देखने के लिए मिली है। मैं बात कर रहा हूँ, ये ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस काउंटर को, 470 के आसपास ये 3 जनवरी को था, और आज 10 जनवरी को केवल 5 ट्रेडिंग सेशन में इस काउंटर का इतना बुरा हाल है कि ये 400 के नीचे आ चुका है और करीब करीब 20% पिट चुका है। सर क्या करें? सर इसमें भी वही दिक्कत थी, 16 हफ्ते में 176% चला था और बाइंग क्लाइमेक्स किया था। वहां से 600 पे बाइंग क्लाइमेक्स आया था, तो लॉजिकल टारगेट 50% 300 का आता है। बट एक मेजर सपोर्ट 381 पे था, जिसको आज टेस्ट किया है, तो यहाँ से बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक में 440 तक जा सकता है, क्योंकि वही ऑर्डर फ्लो का लेवल है। तो 440 के अराउंड एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट लेग में जब ये 380 तोड़ेगा तो 343 रुपीज तक आ सकता है। 343 इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वहीं से ब्रेकआउट लेके पूरी 176% की मूव आई थी। तो अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल टेस्ट हुए हैं। 425 440 की रेंज तक बाउंस बैक करेगा, वहां से 340 आते हुए दिख रहा है। जी
जीएनए एक्सेल सर पूरी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा था। इस कंपनी के भी आज नतीजे हैं और नतीजे तो ठीक ठाक रहने की उम्मीद है और इसी वजह से ये काउंटर दिखा भी रहा था स्ट्रेंथ। लेकिन आज फाइनली इसने भी अपने हथियार डाल दिए क्योंकि कंपनी के जो शेयर मैं देख रहा था 408 से 420 की रेंज में चल रहा था। कल पूरा मार्केट में तहस-नहस हो रही थी। ये काउंटर अपना खड़ा हुआ था आधा परसेंट के करीब, लेकिन आज फाइनली ये काउंटर 2% गिर गया। सर क्या करना है इस काउंटर पर? अच्छा, कंप्लीटली रेंज बाउंड साइडवेज है और इसकी वजह ये है कि ये मंथली चार्ट पे अपने मूविंग एवरेजेस कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी वर्टिकल अप मूव था, वहां से करेक्टिव ट्रेंड स्टार्ट हुआ है एंड 2021 के एंडिंग से। तो ये पूरा कंसोलिडेशन फेज है। 50 मूविंग एवरेज मंथली चार्ट पे जैसे कैचअप हो जाएगा उसके बाद स्टॉक में तेजी आएगी। फिलहाल वो कैचअप होने के लिए भी कम से कम 6-8 महीने का समय लगेगा। तो ये स्टॉक ना आपको बहुत ज्यादा 360 के नीचे मिलेगा, ना 480 के ऊपर मिलेगा। ये इसी रेंज में घूमता हुआ दिखेगा। जिसको बॉटम फिशिंग करनी है वो 360 रुपए के आसपास बॉटम फिशिंग करके 480 का टारगेट लगा सकता है। बट 6 महीने कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिलेगी, रेंज बाउंड एक्शन देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद स्टॉक में बड़ी तेजी डेवलप होगी क्योंकि मंथली चार्ट पे बड़ा वीसीपी डेवलप हो रहा है। मंथली पे 50 मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद ये वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर लेगा। जी, मार्केट में देखें तो अब निफ्टी केवल 37 पॉइंट और सेंसेक्स करीब 50-60 पॉइंट के ही रेंज में नीचे रह गया। अंशुल जी, आपकी कॉल ज़बरदस्त रही है क्योंकि आपने शो के दौरान ही बताया था कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है और निफ्टी वहाँ से करीब करीब 100 पॉइंट घूम गया। वेरी नाइस कॉल सर। और इस समय हमारे दर्शक भी काफ़ी कुछ सवाल पूछने की भी स्थिति में आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़े से ग्लोबल ट्रिगर्स भी ले लेता हूँ क्योंकि आज हमने मार्केट में, चूंकि टीसीएस के नतीजे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, नतीजों का ही सीज़न चल रहा था, तो उस वजह से हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। आज ग्लोबल ट्रिगर्स में देखें तो चीन की गिरती महंगाई दर से वहाँ पर मंदी आने की संभावनाएं थोड़ी दिख रही हैं, तो ये थोड़ा सा एक कंसर्न बन रहा है। और उसके वजह से हम देख रहे हैं कि करेंसी भी गिर रही है उनकी, और करेंसी गिर रही है तो उसको बचाने के लिए चीन करीब 60 बिलियन युआन का एक बिल जारी करने वाला है हांगकांग के लिए, जहां पर कि वो अपनी करेंसी को ऑफशोर मार्केट में सपोर्ट करने की कोशिश करेगा। अंशुल जी, आप शुरुआत में शो के बोल रहे थे कि आपको मेटल काउंटर ठीक लग रहे हैं। सर, अगर चाइना से प्रॉब्लम अभी भी बढ़ेगी, टैरिफ की भी है, दूसरा वहाँ पर डिफ्लेशनरी प्रेशर भी है, तो क्या होगा इन मेटल काउंटर्स का? अच्छा, मेरे को बहुत ज्यादा कोई वीकनेस नहीं दिखती है क्योंकि टाटा स्टील अपने मल्टी मंथ के सपोर्ट पे आ गया है। यहाँ से खिंचा तो और एक 8-10 रुपए खिंच सकता है, नीचे में 50 मंथ मूविंग एवरेज टेस्ट करने के लिए आ सकता है। बट ओवरऑल मेटल्स में अच्छी खासी यहाँ पे जो करेक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लोअर एंड पे बेस बनना स्टार्ट होगा तो अगली तेजी में आपको मेटल काउंटर्स में बड़ी तेजी मिलेगी। तो अगर आप ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव से आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जिनको इन्वेस्टमेंट लेके रखने का मतलब 2 से 3 साल जो रखने में इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए ये लेवल्स बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। टाटा स्टील बहुत बेहतरीन लेवल पे है जहाँ लेके आप रखते हैं तो समय लगेगा 2 से 3 साल, बट ये काउंटर बहुत आराम से आपको 300 प्लस लेवल्स दिखाएगा। तो हिंडाल्को, टाटा स्टील, वेदांता ये सब अच्छे लग रहे हैं। मैं पर्सनली टाटा स्टील में इन्वेस्टेड रहूंगा क्योंकि शुरू से मैं टाटा स्टील में इन्वेस्टेड रहा हूँ। मेटल साइकिल जब भी चलता है मैं टाटा स्टील लेके छोड़ देता हूँ। तो मेटल साइकिल उस एंड पे है जहां पे टाटा स्टील आपको एक्यूमुलेट करके छोड़ना चाहिए। जैसे ये साइकिल रिवर्स होकर बुलिश ट्रेंड में जाएगा, टाटा स्टील पहले 250 और फिर 300 का टारगेट दे देगा। तो मैं मेटल्स पे बहुत बेरिश नहीं हूँ, धीरे धीरे करके आपको पॉजिटिव न्यूज फ्लो आना स्टार्ट हो जाएगा। जी, गोल्ड और कच्चे तेल की कीमतों में भी अब दोबारा से उछाल देखने के लिए मिल रहा है। लगातार गोल्ड 3 दिन तेज होता हुआ दिखाई दिया। कच्चा तेल भी अब $77 के पार पहुंच चुका है। सर, कैसे देख रहे हैं रिलायंस, वेदांता जैसी कंपनीज को, क्योंकि इन काउंटर्स पर रिलायंस के नतीजे भी हैं और वेदांता तो कमोडिटी पूरा प्ले होता है। देखिए, क्रूड ऑयल की आपने बात की। क्रूड ऑयल एक्चुअली अपने मंथली वीकली चार्ट पे ईयरली वीवैप से 15% नीचे आ गया था सितंबर में। तो वीवैप जो है मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, तो पूरा साइडवेज समय लेके पिछले 3 हफ्ते में इसने अपने ईयरली वीवैप को कैचअप किया है। तो यहाँ से क्रूड ऑयल में वापस से डाउन मूव ट्रिगर होती हुई दिख रही है। अगर ये 76 का लेवल नहीं प्रोटेक्ट कर पाता है, पुल बैक में ही वो टच नहीं हुआ है, बट अगर टच होता भी है और पुल बैक मिलती है
तो यहाँ पे डाउनसाइड ज्यादा आती हुई दिख रही है। नेक्स्ट लेग में 64 63 का लेवल टूटेगा और क्रूड में डाउनसाइड आएगी। तो मैं क्रूड की तरफ से जितनी भी नेगेटिव न्यूज आ सकती थी मार्केट के लिए, वो ऑलमोस्ट डन है। अब यहाँ से जब क्रूड गिरना चालू होगा तो आपको पॉजिटिव न्यूज फ्लो ही मिलेगा। तो जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनमें तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी। और मेजरली जो डाउन मूव आई थी रिलायंस वगैरह या ओएनजीसी में, ये क्रूड की गिरावट की वजह से आई थी। तो वो भी अब ओवर फैक्टर्ड इन हो गई है, तो वहां से भी अब गिरावट में कोई ज्यादा न्यूज, ऑलरेडी हम एंटिसिपेशन में गिर चुके हैं, तो क्रूड की तरफ से मेरे को बहुत ज्यादा गिरावट नहीं दिख रही है। गोल्ड की आपने बात की, गोल्ड साइडवेज टू बुलिश ही लग रहा है, तो वहां से भी एज सच कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए।